आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए हैं उससे स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई है। जिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आए उसमें सबसे अहम राज्य था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए प्रधान सेवक मोदी समेत अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम उनके जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, आरएसएस थी, उनका मंत्रिमंडल था, सभी लोगों ने काफ़ी जोर लगाया था। पूरी बीजेपी की रणनीति, पूरा बीजेपी का एक जो कुछ कैडर था वो पश्चिम बंगाल में स्टेबल हो गया था। पूरी तरह से उन्होंने जोर लगाया था। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के प्रबुद्ध लोगों ने बीजेपी को वहाँ तरहीज नहीं दी। पश्चिम बंगाल में लगभग 24% दलित है, 6% ट्राइबल्स है, लगभग 30% मुस्लिम आबादी है और ओबीसी को अगर जोड़ दिया जाए तो 90% बहुजन समाज के लोग पश्चिम बंगाल में हैं। इन बहुजन समाज के लोगों ने बीजेपी की राजनीति को समझा। उनका जो एक राष्ट्रवाद का जो उनका एक नैरेटिव था उसको समझा और उन्हें शिकस्त दी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देश के लिए कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य ने बीजेपी को पूरी तरह से वहाँ नेस्तनाबूद कर दिया। ये बात ज़रूर है कि बीजेपी को लगभग 80 सीटें मिली है, लेकिन इसको भी हमने देखना चाहिए कि बीजेपी को लास्ट लोकसभा इलेक्शन में लगभग 18 लोकसभा की सीटें मिली थी। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो लेफ्ट और कांग्रेस जिनके पास लास्ट विधानसभा इलेक्शन में 80 के आसपास विधानसभा की सीटें थी, आज वो महज 2 या 3 सीटों पे सिमट रही है। तो जो लेफ्ट और कांग्रेस का जनाधार था वो बीजेपी के पास चला गया, लेकिन जो ओरिजिनल जनाधार था, जो मैंने पहले भी कहा कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, वो ब्रेक करने में बीजेपी कामयाब नहीं हुई। प्रधान सेवक मोदी और अमित शाह ने काफ़ी कोशिशें की, आरएसएस ने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इन सब के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा वो काबिले तारीफ है। पश्चिम बंगाल के बारे में एक बात आपको बताना ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल में 1950 से लगातार 17 सालों तक कांग्रेस के पास सत्ता थी। उसके बाद 1977 से लगभग 7 टर्म तक लेफ्ट ने वहाँ सत्ता संभाली। लेकिन जैसे ही 34 साल का लेफ्ट का राज खत्म हुआ, विगत 10 सालों से ममता बनर्जी वहाँ पे चुनाव जीत रही थी और ये उनका तीसरा टर्म है जब वो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक तरह से बीजेपी की नफरत की राजनीति को, बीजेपी की धर्म की राजनीति को फिर से समाप्त करने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बात ज़रूर कही थी कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतती है तो बाहर के लोग आकर उन पर राज्य करेंगे। तो इसका भी काफ़ी असर हुआ। उसके बाद में जिस तरह से सारे के सारे लोग एक महिला के खिलाफ में भिड़ गए थे तो वो भी लोगों ने देखा, तो उसका भी एक असर हुआ है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ बीजेपी के पास विशाल साधन संपन्न चुनाव मशीनरी थी, जबकि दूसरी तरफ ममता अकेली थी और स्ट्रीट फाइटर थी। उन्होंने रास्ते पे आकर चुनाव लड़ा और पूरे भाजपा के नेताओं का जमड़ा होने के बाद भी ममता की लोकप्रियता के सामने वो कहीं टिक नहीं पाए। अब इसके साथ साथ जो तमिलनाडु का इलेक्शन है वहाँ पर भी जो बीजेपी की सहयोगी थी एआईएडीएमके, उसको भी हार का सामना करना पड़ा है। वहाँ भी एआईएडीएमके के खिलाफ में डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन था, वीसीके का जो गठबंधन था, वो चुनाव जीत रहा है। लगभग 150 सीटों पे उनकी बढ़त है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो आज की बात है कि पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु में भी जो बीजेपी के सहयोगी थी उनके हाथ से वो राज्य चला गया है और अब वहाँ पे डीएमके, कांग्रेस और वीसीके सत्ता में आने वाली है। तो ये एक अच्छी बात है। तमिलनाडु में बीजेपी ने कोशिश ये की थी कि रजनीकांत के माध्यम से और एआईएडीएमके के माध्यम से फिर से उस स्टेट में अपना अस्तित्व बनाया जाए, लेकिन रजनीकांत ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। और एआईएडीएमके ने, लेकिन एक एआईएडीएमके की बात माननी पड़ेगी कि एआईएडीएमके इतने उनके पास में कोई करिश्माई नेता नहीं है, जयललिता नहीं है। इसके बावजूद भी 80 सीटें वो जीत रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो वर्तमान में सीएम हैं एडानीपल्ली, तो उनका भी एक बहुत बड़ा, जिसे हम कह सकते हैं कि सक्सेस माना जा सकता है कि इतने सारे दबाव के बावजूद भी 80 सीटें एआईएडीएमके के पास में आज है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो एक गलत संकेत भी है कि असम में बीजेपी फिर से चुनाव जीत रही है। असम में सबसे पहले जो है सीए एनआरसी को लागू किया गया था। लगभग 20 लाख लोग सूची से बाहर हो गए थे, उसमें 16 लाख हिंदू थे। इसके बावजूद भी असम में बीजेपी का जीत जाना एक अच्छा संकेत नहीं है। कांग्रेस ने यहाँ पे अच्छी फाइट दी थी, बदरुद्दीन अजमल के पार्टी के साथ में कॉन्टेस्ट भी किया था ये चुनाव। इसके बावजूद भी बीजेपी वहाँ वन वे चुनाव जीत रही है। पुडुचेरी एक छोटा स्टेट है, वहाँ पे बीजेपी का गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है, दोनों के आसपास में टक्कर है। लेकिन कहा जाता है कि जो बीजेपी प्लस जो पार्टियां हैं एनडीए, वो वहाँ पे शायद सरकार बना लेगी। इसके अलावा केरला की अगर हम बात करें तो केरला में जैसे कि पहले भी कहा जाता था कि लेफ्ट फ्रंट वहाँ पे आसानी से चुनाव जीत जाएगा, बिल्कुल वही हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट में कोरोना के खिलाफ वहाँ जंग की, लोगों को जान बचाने की काफ़ी कोशिश की। आज केरला ऐसा स्टेट है जिसके पास में सरप्लस ऑक्सीजन है, जिसके पास में सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं। और केरला एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे ह्यूमैनिटिक अप्रोच है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता भी है। तो लेफ्ट ने काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे किया। और अभी भी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि उनका प्राथमिकता है कि केरला में शिक्षा और हेल्थ लोगों को मुहैया कराया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। और यही अगर काम वो सेंटर में आते हैं तो वही काम करेंगे, क्योंकि हेल्थ का 1% जीडीपी का 1% भी हम हेल्थ पे नहीं खर्चा करते। यही बात मोदी जी को समझनी चाहिए कि जीडीपी का 1% भी हेल्थ पे खर्चा नहीं हुआ। साइंटिस्ट लोगों ने बताने के बावजूद भी सेकंड वेव के लिए हमारा देश तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण आज सड़क पे लोग हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मौतें हो रही है। ये सब फेलियर मोदी का है। तो पांचों राज्यों के जो चुनाव नतीजे हैं उसमें से अगर असम को छोड़ दिया जाए तो लगभग चारों राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी चुनाव हार रहे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था पश्चिम बंगाल का, जहां पे बीजेपी ने काफ़ी जोर लगाया, लेकिन बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी। लेकिन इन सबके बीच हम बहुजन समाज पार्टी की भी बात कर लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की बातें कुछ वक्त आई थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आई कि 3 सीटें ममता बनर्जी ने मायावती को ऑफर की, लेकिन बीएसपी ने बात नहीं मानी। इसके बावजूद बीएसपी ने लगभग सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे। लगभग 220 सीटों पे बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे पश्चिम बंगाल में। लेकिन जैसा मैंने इसके पहले के वीडियो में भी कहा था कि माननीय कांशान साहब के जाने के बाद में बीएसपी केवल इलेक्शन निभाने की औपचारिकता करती है, बाकी उसमें कोई सीरियसनेस नहीं होता, कोई गंभीरता नहीं होती, और लोकल स्तर पर गठबंधन करने की भी कोई नीति नहीं होती। और इसी के कारण बीएसपी महज एक सांकेतिक पार्टी बन के रह गई है। अब देखते हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में बीएसपी को कितने वोट मिले हैं। ये लगभग अनुमान, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता, फाइनल रिजल्ट अभी आने हैं। लेकिन आसाम में बीएसपी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया। केरल में बीएसपी को 0.24% वोट मिल रहे हैं। पुडुचेरी में बीएसपी को 0.14% वोट मिल रहे हैं। तमिलनाडु में बीएसपी को 0.25% वोट मिल रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में बीएसपी को 0.39% वोट मिल रहे हैं। मतलब 1% वोट भी बीएसपी को किसी स्टेट में नहीं मिला। एक वक्त था कांशान साहब के समय में जब लगभग 4% वोट पश्चिम बंगाल में बीएसपी को मिला था। लेकिन आज आलम यह है कि बीएसपी 1% वोट भी नहीं उसे मिल पा रहा है। तो ये बिल्कुल मायावती जी का फेल्यूर है, बीएसपी की मशीनरी का फेल्यूर है, संगठन का फेल्यूर है, कैडर कैंप न होने का फेल्यूर है, और मायावती की जो नीतियां है उसका ये फेल्यूर है। इस चुनाव के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट्स में किसान आंदोलन के नेता गए, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ में प्रचार भी किया, और उसका एक फ़ायदा भी हुआ कि बीजेपी को केरला में एक भी सीट नहीं मिली। तमिलनाडु में उसे 2 या 3 सीट मिल रही है। तो उनके ऊपर अब दबाव होगा कि जो ये किसान कानून है, इन तीनों किसान कानूनों को उन्हें वापस लेना होगा। एक दबाव उसके ऊपर बन सकता है। ममता बनर्जी की छवि सामने आ सकती है, वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आ सकती है। स्टालिन भी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आ सकते हैं। एक 2 नए चेहरे मिले हैं। पिनाराई विजयन विपक्ष के एक अच्छे नेता के तौर पे सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो सेकंड टर्म अभी केरला में अपना सीएम पद संभालेंगे। तो ये अच्छे नेता इस चुनाव के माध्यम से सामने आए हैं। बीजेपी का जो ग्राफ है वो डाउन हुआ है। वैसे भी कोरोना के समय में कोरोना के संकट को निपटाने में बीजेपी की पूरी यंत्रणा, केंद्र सरकार की पूरी यंत्रणा और मोदी शाह पूरी तरह से नाकाम हुए हैं।
तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए एक अच्छा मौका है कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो एक पीएम पद का फेस बन सकती है। ये बात मायावती के लिए लागू होती थी, लेकिन मायावती ने अपने आप को रेस से बाहर कर दिया है। उनके पास तेजस्वी यादव गए, उनके पास में अखिलेश यादव पहुँचे, झारखंड के सीएम उनके पास पहुँचे, आंध्रा के पूर्व सीएम नायडू उनके पास पहुँचे, लेकिन मायावती ने किसी को तवज्जो नहीं दी। और आज आलम यह है कि मायावती और बीएसपी का ग्राफ एकदम डाउन हो चुका है। और यूपी के इलेक्शंस में अगर आज भी बीएसपी और एसपी का गठबंधन नहीं हुआ तो यूपी के इलेक्शन में भी शायद हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद में पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी के रूप में फिर से अपना सीएम मिला है। तमिलनाडु में डीएमके की वापसी हुई है, स्टालिन सीएम बनेंगे। केरला में पिनारी विजयन सीएम बने रहेंगे। और असम में बीजेपी की फिर से वापसी हुई है। पुडुचेरी में क्या होता है देखना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में अब निगाहें जो 2022 का सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है यूपी का, उत्तराखंड का, उन पर टिकी हुई है। अब इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद में बीजेपी का मोरल निश्चित तौर पर डाउन हो चुका है और विपक्ष का मोरल निश्चित तौर पे आगे बढ़ा है। ऐसे स्थिति में यूपी का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट और अहम होने वाला है। अब बीएसपी क्या करेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन ब्रेक करके मायावती ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। इसके बाद जिस तरह का एक तेवर हो सकता है विपक्ष का, वो तेवर हमें 2022 के चुनाव में नजर आ सकता है। बहरहाल आज देश के जो इन 5 राज्यों में चुनाव हुए उन्होंने एक साफ तौर पे संकेत दिया है कि बीजेपी की धर्म की, राष्ट्रवाद की, नफरत की राजनीति को उन्होंने नकार दिया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यही सिलसिला 2022 और 2024 तक चलता रहना चाहिए निरंतर। और जो बीजेपी के पास में ना कोई विजन है, ना उनके पास में देश को बनाने की नीति है, केवल देश में हिंदू मुस्लिम फसाद कराना, केवल देश को नफरत के तौर पे बांट के रखना और देश को केवल लाइन पे लगा के रखना, चाहे वो नोटबंदी की लाइन हो, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, किसी भी फ्रंट पे बीजेपी और केंद्र की सरकार सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए। ना इनके पास में कोई विजन है, ना इनके पास में कोई सोच है। तो ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला ने फिर से करके दिखाया है। हम इन तीनों स्टेट के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अच्छी राह, एक अच्छी दिशा देश को दी है और इसी दिशा में देश आगे बढ़ेगा। और बीजेपी और आरएसएस की जो ये नीति है देश को तोड़ने की, बीजेपी और आरएसएस की जो नीति है देश को असमानता के लेवल पे खड़ा करने की, इस नीति को हम ब्रेक करेंगे और देश को फिर से अच्छा, एक प्रगत और प्रभावशाली, सर्वसंपन्न भारत देश बनाएंगे। देश के संसाधनों को आगे बढ़ाएंगे, देश का हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर को बेहतरीन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2022 और 2024 के चुनाव तक हम बीजेपी को इस देश से पूरी तरह से उनका जो एक सोच है, उनकी विचारधारा है, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।